टाइम पहले एक वीडियो देखी आपने मेरी, जिसमें मेरा ये नींबू डूब गया। अगर ये नींबू इस पानी में डूब जाता है तो यानी कि आपके घर में कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है। कुछ क्रियाएं करिए, उसके बाद आपके लिए भी शायद शेयर करूंगा और आज दिखाऊंगा आपको ये नींबू डूबता है या नहीं। देख लो, आज ये नींबू नहीं डूबा, इसका मतलब मेरा घर या मेरे आसपास का ऑरा नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल क्लियर हो चुका है गाइस। एक मंत्र आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है सुबह सुबह 5:45 पर। अगर इस मंत्र का 21 दिनों तक जाप कर लिया ना आपने, सारी नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। आपके सामने प्रैक्टिकल है, पहले नींबू डूबा था, अब नींबू नहीं डूबा है। चलो आज हम भी कुछ ऐसा ही ट्राई करने वाले हैं और इससे भी बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तो हमारे पास भी है एक नॉर्मल पानी का ग्लास और एक नींबू। तो हम देखते हैं कि पहले सच में ये नींबू डूबता है कि तैरता है। तो इसको नॉर्मल तरीके से डाल दिया जाए। तो ये नींबू डूब गया है पानी में, साफ साफ आप देख पा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि मेरे जो आसपास है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। मैं भूत प्रेत आत्माओं के साथ रह रहा हूँ। तो इसको अब कैसे दूर किया जाए? तो बस आपको मेरे साथ मंत्र बोलना है। ऐसी रील्स की कभी ना बढ़े रीच, और इसी तरह से इंस्टा ज्ञान के इन एपिसोड्स में आपको करता रहूं मैं टीच। तो 2 मिनट हो गए हैं और मंत्रों का असर होना शुरू हो गया होगा। तो अब हम फिर से इस नींबू को इसमें डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये नींबू अगर डूब जाता है, इसका मतलब कि हमारा मंत्र काम नहीं किया, और अगर ये नींबू तैरने लग जाता है, इसका अर्थ है कि हमारे मंत्र ने काम किया और सारी नेगेटिव एनर्जी चली गई। There you go। तो सारी नेगेटिव एनर्जी तुरंत चली गई और अब हमारा घर जो है नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली क्या किया, पहले वाले ग्लास में हमारे पास नॉर्मल वाटर था। फिर उसमें क्या किया, मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालते ही उस पानी की जो डेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ गई। अब चूंकि उस पानी की डेंसिटी बढ़ गई है तो नींबू अब फ्लोट करने लगा, क्योंकि जो डेंसर वाटर में चीज़ें फ्लोट करती हैं। बेसिक से भी बेसिक साइंस है जो शायद अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। तो बेसिकली नींबू की शिकंजी बनाकर पी लीजिए, बट इस तरह की रील्स से बहुत ज़्यादा दूर रहिए और साइंस के बेसिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को देखना शुरू कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और यह है लॉजिकल आयाम, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंस्टा ज्ञान का एक नया एपिसोड, जिसमें हम इस तरह के स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन की जमकर बैंड बजाएंगे और आपको रियल साइंस क्या है वो बताएंगे। थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट से हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी अब हमारी जो कम्युनिटी है उसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अभी भी हमारी रीच इन लोगों के मुकाबले बहुत कम है और हमें भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को बनाए रखने के लिए आपके रीच की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम अपना ऑरा क्लीन करो डेली। कैसे? ये तो मैं बार बार समझाता हूँ, अभी मैं तुमको समझा देता हूँ कैसे अपना ऑरा क्लीन करना है। ये दोनों हाथ हैं, ओके? राइट हैंड को लेना और ये पूरा लेफ्ट हैंड पे जाएगा। लेफ्ट हैंड पे लेना है, ये पूरा राइट हैंड पे जाएगा। ये तुमने कॉर्ड्स कट किए 3 राइट हैंड से, ये तुमने कॉर्ड्स कट किए लेफ्ट हैंड से 4। तुमने दोनों हाथ साथ में लाए, यू डिसिपेटेड गैदर द एनर्जी, और अपनी कमर के नीचे, हिप्स के नीचे 4 बार, 1 2 3 4, और फिर ये नाखून और ये निचला भाग, तुमको ये पॉइंट्स अपना जो है ऑरा के 10 पॉइंट्स वो तुमको प्रेस करना। ये तुमने अगर 4 बार कर लिया तो तुम्हारा ऑरा इमीडिएटली क्लीन होगा। कितनी भी नेगेटिव एनर्जी कोई भी आने दो, कुछ भी होने दो, 4 बार मैक्सिमम अगर 7 बार भी किया तो भी चलता है, तुम्हारा ऑरा क्लियर हो जाता है। ऑरा क्लींजर्स, नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, बज़ वर्ड्स हैं, वो बहुत सारे फेथ हीलर्स, इस तरह के ऑरा क्लींजर्स और पता नहीं किस किस तरह के लोग यूज़ करते हैं और उससे बहुत सारे पैसे बनाते हैं। ऐसे जनरली मैं इस तरह की सलाह नहीं देता हूँ, पर मैं इनको ज़रूर कहूँगा कि आप अपना ऑरा क्लीन करने की जगह अपनी डाइट को क्लीन कीजिए। और सबसे पहले एक काम कीजिए कि अपना हाथ लाइट स्पीड से भी तेज़ उठाकर यहाँ ले आइए और उसको यहाँ पर चिपका के रखिए जब तक कि आप इस तरह की बातें करना बंद ना कर दें। दूसरा, जब सर्टन हो गया कि अब इस तरह की बातें मुंह से नहीं निकलेंगी, तो अब हम आगे का काम करेंगे। इन सर को अपना ऑरा क्लीन करने की जगह जो अपनी डाइट क्लीन करनी है उसके लिए उनको करना होगा बेसिकली कैलोरी डेफिसिट। यानी अगर ये जितनी कैलोरी खा रहे हैं फ़िलहाल, उसके कंपैरिजन में अगर ये 20% भी कैलोरीज कम खाएंगे, स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड से आती है, और ये अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे तकरीबन 150 मिनट पर वीक, जिसमें से 90 से 100 मिनट तकरीबन होना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग, तो इनका ऑरा क्लीन होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इनकी डाइट क्लीन होगी और इनकी बॉडी में इनको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने अपना सेटअप भी चेंज किया। आपको ये सेटअप चेंज नहीं लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली
चेंज सेटअप है, तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो कैसे मैंने अपना सेटअप चेंज किया, कैसे मैं एक्चुअली अपना सेटअप करता हूँ, वीडियो कैसे बनाता हूँ, वो सब मैं आपको जरूर उस वीडियो में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भाई साहब बता रहे हैं संतान प्राप्ति का अचूक नुस्खा। एक आयुर्वेद में एक और बहुत बड़ा नुस्खा है कि किसी भी इंसान को पूरी तरह से कमजोरी घेर ले, खासतौर पे मर्द हो या औरत। वैसे तो ये संतान प्राप्ति का नुस्खा बता रहे हैं, बट सबसे पहले जो इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट यूज़ किया है वो ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इस रील में और भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, बट ये सबसे पहला सेंटेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे ना पैदा कर पाना कमज़ोर इंसान की निशानी होती है, कमज़ोर आदमी या कमज़ोर औरत की निशानी होती है बच्चे पैदा ना कर पाना, जो कि सबसे बड़ा मिसनॉमर है। बच्चे पैदा करने की क्षमता कमज़ोरी या ताकत से उसका कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक। मर्द के जब स्पर्म्स नहीं बनते और औरत के जब अंडे नहीं बनते तो नेचुरली बात है बहुत बड़ी कमी होती है। इन्होंने बेसिक बायोलॉजी की या सेक्स एजुकेशन की क्लास डेफिनेटली मिस करी होगी, बट इनको और बाकी लोगों को भी मैं बता दूं कि जब कोई फीमेल पैदा होती है तो जब वो पैदा होने के साथ ही अपने लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग्स या गैमीट्स के साथ बॉर्न होती है। पैदा होने के समय किसी फीमेल के अंदर होते हैं तकरीबन 1 से 2 मिलियन एग्स, यानी 10 से 20 लाख एग्स, और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उन एग्स की संख्या कम होती जाती है, वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। प्यूबर्टी की एज में यानी मेंस्ट्रुएशन आने के एज के समय यानी कि 12 से 13 साल या कुछ केसेस में 8-9 साल भी, उस समय पर एवरेज नंबर ऑफ एग्स की संख्या होती है किसी फीमेल में 3 से 5 लाख। और मेंस्ट्रुएशन जैसे जैसे स्टार्ट हो जाता है तो कुछ एग्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट हैं इंसान में, वो कहीं से आ नहीं रहे हैं। और जो ऑप्टिमल फर्टिलिटी एज होती है 18 से लेकर 31-32 साल तक, तब जो है वो एग्स और भी डिक्लाइन पर होते हैं, और 32 साल में तकरीबन वो एग्स का जो नंबर हो जाता है वो होता है 1 लाख के आसपास। अब 32 से लेकर 37 साल की एज में वो स्टीप डिक्लाइन होता है उसमें, और वो 1 लाख या 1,20,000 से लेकर वो पहुंच जाता है 25-30 हज़ार तक। यानी कि अब प्रेगनेंसी की या चाइल्ड बर्थ की संभावना इस एज में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और जैसे जैसे एज और बढ़ती जाएगी तब और ज़्यादा कम संभावना होती रहेगी। ये संभावना नियर जीरो हो जाती है मेनोपॉज के समय, यानी 50 से 55 की एज के समय, जब एक्टिव एग्स की संख्या हो जाती है 1000 से कम। तो ये बेसिक मोटा मोटा बायोलॉजिकल लेक्चर जो इन्होंने मिस किया, और ये जो पूरा ज्ञान बांट रहे हैं सभी के सामने, जो बिल्कुल गलत है। तो इसके अंदर आयुर्वेद का ये नुस्खा है और मेरे को समझ भी आया और मैंने कईयों पे अप्लाई करके दिखा। सिर्फ एक पतासा लीजिए और बड़ के पेड़ की एक टहनी तोड़िए, उसमें से दूध निकलता है, वो उस पतासे के अंदर रख करके 1 बूंद पहले खा लीजिए। और इसी प्रकार 27 हमारे नक्षत्र है तो 27 दिन तक लगातार रोज 1 बूंद बढ़ाते हुए वो पतासा खाते चले जाइए, और ऐसे ही वहां से फिर वापस वो घटाते हुए वापस आइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी और औरत उसके बाद बच्चा ना पैदा कर पाए। अगर ये आप सब लोगों ने ये बात फैलाई तो IVF सेंटरों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग अपने घर पे खुशहाल। ये बात हमने पहले भी करी है, बट जो कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों का, कॉन्फिडेंस ही है, और बाकी कुछ भी साइंस की बैकिंग नहीं है, कोई एविडेंस बेस्ड कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है, थोथा कॉन्फिडेंस कि आप करके तो देखिए, आपका नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना या पैसे वापस। तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि पताशा यानी शुगर के साथ वो जो ट्री सैप होता है, बनियन ट्री सैप, उसकी एक एक ड्रॉप आप लेते रहिए 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 दिन तक, और फिर उसको कम करते रहिए। जो भी इनफर्टिलिटी का इशू है वो सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जो बेसिकली मोटा मोटा बात है, जो बड़ के पेड़ की यानी बरगद के पेड़ की जो दूध की बात कर रहे हैं, ट्री सैप की बात कर रहे हैं, वो आयुर्वेद में बहुत सालों से यूज़ होता है। नॉट ओनली आयुर्वेद, जितने भी सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें ये नुस्खा यूज़ होता है कि उस पेड़ की जो दूध निकलता है, ट्री सैप होता है, उसको यूज़ करिए और आपकी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बारे में अभी रिसेंटली 2024 में एक स्टडी की गई, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई। तो इस स्टडी में बताया गया कि जो फाइकस प्लांट है उसकी एरियल रूट्स का जो ट्री सैप है उसकी गोनेडोट्रोपिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि कुछ हार्मोन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ये क्लेम करना कि इससे सारी फीमेल रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ये कहना बहुत ज़्यादा बड़ा क्लेम करना होगा। ऐसा कोई फार्माकोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, और इस पेपर में भी बहुत साफ साफ बताया गया है कि इस को यूज़ करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, और इसको बहुत सावधानी से हमें यूज़ करना चाहिए। तो हाँ, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बट इसी पर रिलाय करके अगर आप सारी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। Soaked groundnut, this much of groundnut soaked overnight, 1 banana. One put some honey into it, 2 minutes. My entire day would go. I'm perfectly active, more active than most people will ever imagine. सबसे पहले तो जो हमने लास्ट टाइम भी लास्ट एपिसोड्स में बात की थी कि जो न्यूट्रिशनल एडवाइस है आपको प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन से लेनी चाहिए कि आपके लिए क्या खाना सूट करेगा।
आप कितने एक्टिव हैं, आपका मेटाबॉलिक लेवल क्या है, आप कितनी एज के हैं, आपको क्या कोई डिसऑर्डर्स है कि नहीं, आपको कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है कि नहीं, उस बेसिस पर आपको अपना खाना तय करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। तो अगर बेसिकली इस पर भी जाया जाए कि इतनी एक मुट्ठी 2 मुट्ठी पीनट्स, एक केला और थोड़ा सा हनी आप खाकर पूरा दिन रह सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, बट ये एक आध दिन के लिए हो सकता है। पूरा अगर रेगुलरली आप इस तरह की डाइट को फॉलो करेंगे तो ये बैलेंस डाइट नहीं है, ये कैलोरी पर्याप्त नहीं है, इसमें प्रोटीन पर्याप्त नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरी डाइट ना आपके बाकी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको चाहिए वो पूरे हैं, तो ये डाइट कंप्लीट नहीं है। इससे बढ़िया आप 1 या 2 दिन हफ्ते में कुछ मत खाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, और बाकी दिन बैलेंस डाइट खाइए। बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइजन। Sugar has the same effect as cocaine. Sugar is the biggest poison in the world. Sugar is more addictive than cocaine and all the illicit drugs. Studies showing like sugar versus cocaine in rats, and rats will take the sugar over the cocaine. तो क्या सच में शुगर कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है? एक पेपर में भी इस तरह की बात सामने आई थी और बहुत सारे लोग इस वाले पेपर की बात करते हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने है। फर्स्टली ये इतना ज्यादा सिंपल कोरिलेशन नहीं है और इस बारे में साइंटिस्ट थोड़े बटे हुए हैं, क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल कि हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दें और बोले कि हाँ शुगर कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। इस बारे में हमें थोड़ा समझना होगा कि दोनों कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, और क्यों जो ये स्टडी चूहों पर की गई, क्यों चूहों ने शुगर को ज़्यादा प्रेफर किया ओवर कोकेन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि शुगर क्या करती है या कोकेन क्या करती है। जो भी प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होते हैं, कि जैसे शुगर खा लिया आपने तो आपके जो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर, इट्स अ केमिकल जो आपके न्यूरॉन्स को फायर अप करता है, जो कि हमारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं कि बस शुगर खाई और कुछ देर में मज़ा आ गया। ऐसा ही कुछ होता है कोकेन के साथ भी। कोकेन खाई और उसका कुछ डिलेड रिस्पॉन्स हुआ, वो सेम डोपामीन एक्टिवेशन हुआ और डोपामीन ने हमारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट किया। पर गेस व्हाट, ऐसा ही होता है बाकी चीज़ों में भी, कि जैसे आप कोई बहुत ही बेहतरीन वीडियो देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो उसको जब बिंज वॉच करेंगे तो भी वो आपका डोपामीन एक्टिवेट करेगा, प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करेगा। और सेम इसका क्या अर्थ होगा कि कोकेन, शुगर या बिंज वॉचिंग या म्यूज़िक सुनना या कोई बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करना परिवार के साथ बैठकर, कॉमेडी मूवी देखना, क्या ये सब सेम है? बिल्कुल भी नहीं। अब इस पर बात की जाए कि क्यों जो ये स्टडी की गई चूहों पर, तो उन चूहों ने शुगर वाटर को क्यों चूज किया कंपेयर टू कोकेन को। तो इसके पीछे उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो शुगर के केस में अगर कोई शुगर वाटर लेता है चूहा, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इमीडिएट होगा। जैसे ही आप शुगर खाते हैं वैसे ही प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। पर कोकेन के केस में वो देयर इज अ डिले, कि कोकेन लिया किसी ने, थोड़ी देर लगी उन प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करने में। अब चूहा है बेसिकली, वो इंसान तो है नहीं कि वो थोड़ा देख परख के समझ के कोई चीज़ करे, तो उसे जिस चीज़ में तुरंत मज़ा आ रहा है वो चीज़ ही करेगा, ना कि वेट करेगा, क्योंकि कोकेन लेने के बाद थोड़ा डिले हो रहा है डोपामीन एक्टिवेशन में और शुगर लेने में वो सेम चीज़ तुरंत हो रही है। तो हर बार चूहों ने पॉसिबली शुगर वाटर को चूज किया कंपेयर टू कोकेन। इसलिए ऐसा हाइपोथेसिस किया गया, जबकि इस पेपर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल, कि कुछ लोगों ने इसको समझ लिया गलत तरीके से कि कोकेन से भी ज़्यादा हार्मफुल, कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है, शुगर तो खानी नहीं चाहिए। और शुगर को तब से डिमोनाइज कर दिया गया, उसको विलन बना दिया गया कि शुगर खाओगे तो तुम एडिक्ट हो जाओगे। शुगर जब पैलेटेबल फॉर्म में होती है, मिठाई या चॉकलेट की फॉर्म में, तभी वो ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, वो तभी आप उसको बार बार खाते हैं। दूसरी चीज़, जब चूहों को इंटरमिटेंट शुगर वाटर दिया गया तब जाकर उन्होंने उसको बार बार लिया। कांस्टेंट सप्लाई जब उनको शुगर वाटर की दी गई तो उन्होंने उसको बार बार नहीं लिया। तो इससे दो मोटी मोटी चीज़ें निकल कर आई। सबसे पहले तो शुगर इटसेल्फ इज़ नॉट एडिक्टिव। शुगर का जो पैलेटेबल फॉर्म है, मिठाई, चॉकलेट या इस तरह की चीज़ें, वो हमें पसंद आती हैं और उसकी इंटरमिटेंट सप्लाई हमें पसंद आती है, इसलिए हम उसको बार बार खाते हैं। शुगर खाने से हमारे डोपामीन रिस्पॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, इसलिए शुगर खाने से हमको मज़ा आ जाता है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है ब्रेन का, वो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर की तरफ ज़्यादा है, ना कि एडिक्शन सीकिंग बिहेवियर की तरफ। तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस। तो ये इन सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि
दिस बिहेवियर, जो एडिक्शन का जो बिहेवियर है, अभी भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इट्स नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि हम किसी चीज़ का एडिक्शन हमें कैसे होता है और कैसे हम एडिक्शन से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे जार्गन की जगह हम सिंपल ये कहें कि हम किसी चीज़ को विलेन ना बनाएं, हम शुगर को विलेन ना बनाएं, और अपनी बैलेंस डाइट अगर हम खा रहे हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ, अगर हमारी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विथ माइक्रोज न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो फिर हमें शुगर खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप शुगर भर भर के खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी। बाकी डिसऑर्डर्स जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी सेकंड हैंड बढ़ सकता है अगर आप ओबीस हैं तो यहाँ पर बहुत सिंपल ब्लैक एंड वाइट करने की जगह आप शुगर खाइए, बट इसको लिमिट में खाइए और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो शुगर है या बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो नेचुरल अनप्रोसेस्ड चीज़ों से आ रही है या कम प्रोसेस्ड चीज़ों से आ रही है। बेसिकली सेलिब्रिटीज़ का कहना मत मानिए। सेलिब्रिटीज़ आपको कुछ भी बेचेंगे और आपको कुछ भी एडवाइस देंगे। शक्कर नहीं, शक्कर बंद हो गई थी, तो आप भी फैंटा पियो और स्नैकिंग करो। Just make sure there's not much sugar in it. Because there was no sugar in my diet. Ferrero Collection, the art of fine taste. शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। क्रेडिबल सोर्सेज से ही नॉलेज लीजिए, ना कि हर किसी इधर उधर से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रील बहुत ज़्यादा वायरल थी कुछ समय पहले तक। पापा सैंडविच में मेयोनीज डालना है और क्या डालना है? कार्तिक कार्तिक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वेट करो। कार्तिक ये देखो, कोई भी हीट पे चीज, चाहे बटर है चाहे सॉस है, कुछ भी है, देखो कितनी जल्दी मेल्ट हो जाती है। पर मेयोनीज जो है ये मेल्ट ही नहीं होती है। देखो जितनी मर्जी हीट ले लो, मेयोनीज मेल्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप खुद सोचो कि मेयोनीज शरीर में जाके क्या हाल करती है। पापा ये तवे के 100 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट नहीं हो रही, तो बॉडी की 33 डिग्री से क्या मेल्ट होगी? पापा थैंक यू बताने के लिए। अब आगे से मैं मेयोनीज कभी भी घर नहीं लेके आऊंगा। बैड एक्टिंग असाइड, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस रील में बेसिकली, और अगेन फियर मॉन्गरिंग की गई है इसमें। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रील मुझे काफ़ी सारे लोगों ने भेजी है, मैं इसको अवॉइड कर रहा था बनाना क्योंकि मेयोनीज इज़ नॉट अ वेरी हेल्थ फूड एनीवे, और मेयोनीज जैसी चीज़ हमें वैसे भी नहीं खानी चाहिए। बट जब भी किसी चीज़ को विलनाइज किया जाता है फॉर रॉन्ग रीजंस, तो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। तो हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि बैड एक्टिंग असाइड, क्या ये रील में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या गलत है। आई अप्रिशिएट द मैसेज कि इन्होंने बताने की कोशिश की कि हेल्दी खाना चाहिए, बट सॉरी टू से कि मेयोनीज जो है आपका लास्ट कंसर्न होना चाहिए। आपका कंसर्न कुछ और होना चाहिए अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए। बट एनीवे वो बात अलग है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेयोनीज एक्चुअली होता क्या है। जो बाजार में मेयोनीज मिलता है उसके बेसिकली 3-4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, अदर देन बाकी छोटी मोटी चीज़ें। सबसे पहले तो उसमें होगा एक ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल, उसमें होगा वाटर, और उसमें होगा अंडा या अंडे को सब्स्टिट्यूट करने वाला कोई वीगन ऑल्टरनेटिव जैसे एक्वाफावा, यानी कि चने का जो कुक करने के बाद जो पानी बच जाता है, या बीन को कुक करने के बाद जो पानी बच जाता है, दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड अदर देन अंडा। इसके लिए हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि आपने बचपन से सुना होगा कि जो तेल और पानी है वो कभी आपस में मिक्स नहीं होते। तो फिर मेयोनीज में तेल और पानी आपस में मिक्स कैसे हो जाते हैं, स्मूथ टेक्सचर कैसे बना लेते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल केमिस्ट्री है कि अगर आप किसी चीज़ को, तेल और पानी को बहुत आपस में मिलाकर मिक्स कर देंगे और छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में तेल और पानी अलग अलग हो जाएगा। जो तेल, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है पानी के कंपैरिजन में, तो वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। बट अगर आप फिर से ये काम करें और इसके साथ में एक और एजेंट उसमें डालें जिसको कहा जाता है इमल्सिफायर, तो वो बना लेगा एक इमल्शन। इमल्शन जो होगा वो स्टेबल मिक्सचर होगा तेल और पानी का, और उसको स्टेबल बनाए रखने का काम करता है इमल्सिफायर। अब जो अंडा डाला जाता है मेयोनीज में वो इमल्सिफायर है, यानी कि वो इस इमल्शन को बना रहा है, वो इस तरह की लेयर बना रहा है जिसमें तेल और पानी आपस में मिक्स हो सके इमल्सिफायर एजेंट के साथ में। हमारे घर में सबसे कॉमन एग्जांपल है इमल्शन का, वो है दूध। दूध में होता है और फैट और पानी दोनों ही, और वो साथ में स्टेबल फॉर्म में रहते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पर। जैसे ही पीएच चेंज हो जाती है, दूध का पानी अलग हो जाता है और दूध का फैट अलग हो जाता है, फैट और प्रोटीन, जिसको कहते हैं दूध का फटना बेसिकली। और बाकी जितने भी क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो भी इमल्शन का एक एग्जांपल है। तो सेम तरह का इमल्शन बनाता है मेयोनीज।
अब क्यों तवे पर डालने के बाद भी वो जल नहीं रहा? क्योंकि इट्स नॉट सपोज टू डू दैट। अब उसमें जो एमल्सिफायर या एग योग है वो हीट करने पर कभी भी मेल्ट नहीं होगा। जब पुरानी हो जाती है मेयोनीज तब उसका जो एमल्सिफाइंग एजेंट है वो ब्रेक हो जाता है और तेल और पानी अलग अलग हो जाता है। जो ये बता रहे हैं कि मेल्ट नहीं हो रही है तो इट्स नॉट सपोज टू मेल्ट, ये मेल्ट होने के लिए बनी ही नहीं है। ये आपकी बॉडी में अलग तरीके से डाइजेस्ट होगी, आपका इमल्शन ब्रेक होगा, तेल पानी अलग अलग होगा और इस तरह से वो बॉडी में डाइजेस्ट होगी, ठीक उसी तरह से जैसे बॉडी में दूध डाइजेस्ट होता है। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को विलेन बनाना है तो उसका रीज़न सही दीजिए और उसका जो सेवन है वो उसी हिसाब से लिमिट में कीजिए। मेयोनीज आपको वैसे भी नहीं खाना चाहिए, अगर आप थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इट्स जस्ट ऑयल, पानी और एक एमल्सिफाइंग एजेंट, नथिंग एल्स। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच हमें 50,000 तक पहुंचाने के लिए, और अब अगला टारगेट हमारा है 75,000 सब्सक्राइबर्स का, और होपफुली हम जल्दी ही वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं और हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे दोनों चैनल्स को, और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए जहाँ पर मैं इन सारी प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ डाल दूंगा। मिलूंगा एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल।